प्रेजेंटेशन का टॉपिक है हाई ग्रेड फीवर। ओके सॉरी। हाँ ठीक है, हाई ग्रेड फीवर है। पहले तो फीवर की डेफिनेशन क्या है? फीवर की डेफिनेशन है कि फीवर बॉडी टेम्परेचर मोर देन नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। उससे ज्यादा अगर टेम्परेचर होगा बॉडी का तो उसे हम फीवर कहेंगे। अच्छा, तीन इन्फेक्शियस कॉजेज जो मोस्ट कॉमन है फीवर की, जो मोस्ट कॉमन फीवर के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ जाता है हमारे पास डेंगू, वायरल में आ जाता है डेंगू और चिकनगुनिया, एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन के अंदर आ जाता है मलेरिया। सबसे पहले हम देखते हैं डेंगू। डेंगू जो है एक वायरल डिजीज है जो कि एक वायरस से होता है जिसको हम कहते हैं फ्लेवी वायरस। इसकी एक्चुअली बेसिकली इसकी 4 सीरोटाइप्स हैं। ये मोस्ट कॉमन आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है जो ह्यूमन के अंदर होता है। ये ट्रांसमिट होता है एक मॉस्किटो से जिसको हम कहते हैं एडीज एजिप्टी। मच्छर के काटने के बाद होता है। अच्छा, इसकी क्लिनिकल पिक्चर ये प्रेजेंट किस तरह करता है, उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फीवर है। फीवर जो होता है, इसके फीवर को ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। इतना फीवर होता है कि पेशेंट को आई मूवमेंट पे भी पेन हो रहा होता है। अच्छा, फर्दर इसको डिस्क्राइब करेंगे तो इसका फीवर इस तरह भी पेशेंट ये भी हिस्ट्री दे सकता है कि कंटिन्यूस फीवर है फॉर 7 to 8 days, या सेडल बेक फीवर भी कहते हैं इसको। फीवर वो जो 4 से 5 दिन के लिए लगातार हो, उसके बाद फिर एक ब्रेक आ जाए फीवर में। अब वो ब्रेक 4 to 5 days का भी हो सकता है। ब्रेक के बाद फिर फीवर आए तो उसको सेडल बैक फीवर कहते हैं। अच्छा, इसके इम्पोर्टेंट जो है, और इसकी प्रेजेंटेशन और चिकनगुनिया की प्रेजेंटेशन सेम है। मतलब फीवर आर्थ्रेल्जियाज के साथ आएगा, और हेडेक उसके साथ प्रोड्रोमल सिम्टम्स या कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स सारे, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक एंड ऑल दैट। इसके लिए रैश इंपॉर्टेंट है। इसमें इसमें रैश जो होता है वो होता है मैक्युलर पेपिलर सा रैश होता है। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है इसका कि वो पाम और सोल्स को स्प्रेड करता है, पाम और सोल्स पे नहीं होता। इसके अलावा अगर हम देखेंगे इसके तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हैं। इसका कुछ लैब टेस्ट कराते हैं हम लोग, जिसमें हम डेंगू NS1 कराते हैं और डेंगू सीरोलॉजी कराते हैं। इसमें IgG और IgM कराते हैं। ट्रीटमेंट डेंगू की कुछ भी नहीं है। डेंगू की ट्रीटमेंट जो है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, और ये है कि हम एस्पिरिन अवॉइड करेंगे, एनसेड्स अवॉइड करेंगे क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा होता है। अच्छा, लैब पे इसकी जो है हमें मिलेगा वो ल्यूकोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिल सकता है। ट्रीटमेंट इसके सब सिम्टोमेटिक है। सिम्टोमेटिक ट्रीट करेंगे क्योंकि वायरल है, तो वायरस को सिम्टोमेटिक ट्रीट करता है। और ऐसा और कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ, डेंगू हेमोरेजिक फीवर बिल्कुल। इसकी कॉम्प्लिकेशन, फीवर का एक क्रिटिकल फेज आता है जो 7 से 8 डेज पे फीवर के कंटिन्यूस फीवर पे इसके कॉम्प्लिकेशन में डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम आ सकता है। डेंगू शॉक सिंड्रोम हम तब कहते हैं ये दो या दो से ज्यादा सीरोटाइप्स के साथ इन्फेक्शन होगा एक साथ, तो डेंगू हेमोरेजिक फीवर होगा। इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी कि पेशेंट आएगा, वो कहेगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट काउंट बहुत कम है, या ब्लीडिंग हो जाए पेशेंट को, या तो पेशेंट चला जाए हाइपोटेंसिव हो जाए, और सर्कुलेटरी फेलियर में भी जा सकता है पेशेंट। अच्छा, और इसके साथ सेकंड टॉपिक शुरू कर गम्स गम्स हाँ, मलेरिया को चिकनगुनिया को करना है। हाँ, मलेरिया जो है वो एक प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। ये मच्छर के काटने की वजह से होता है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है। इसकी प्लाज्मोडियम की हमारे पास 4 स्पीशीज हैं, फेल्सीपेरम, वाइवेक्स, ओवेल और मलेरिया। हाँ, फेल्सीपेरम जो है वो थोड़ा डेंजरस किस्म का है क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया कराता है। अच्छा, लाइफ साइकिल देख लेते हैं पहले। हाँ जी,
अच्छा, फिर इसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं। इसकी लाइफ साइकिल दो होती हैं, एक होती है प्री इरिथ्रोसाइटिक और एक आरबीसी से पहले और आरबीसी के बाद। ये मच्छर के काटने की वजह से जब अंदर जाता है तो एज ए स्पोरोजोइड जाता है, ये जाके हमारे लिवर सेल्स को इन्फेक्ट करता है, लिवर सेल्स को इन्फेक्ट करता है। और जब आरबीसी, जब हमारा लिवर सेल रप्चर होता है तो मीरोजोइड्स निकलते हैं ब्लड स्ट्रीम में, ये मीरोजोइड्स जो है फिर आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं। अच्छा, कुछ वायरस और ओवेल के केस में ये होता है कि हमारे पास कुछ पैरासाइट्स जो हैं वो लिवर के अंदर डोर्मेंट हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं हिप्नोजोइड्स। ये हिप्नोजोइड्स जब रीएक्टिवेट होते हैं तो रिलैप्सिंग इन्फेक्शन करा सकता है हमारे पास काफी सालों के बाद भी। इन्फेक्शन प्राइमरी इन्फेक्शन के काफी सालों के बाद जो है रिलैप्सिंग इन्फेक्शन करा सकता है। अच्छा, आरबीसी से जब ये न्यूरोजॉइड्स ले लिया तो ये आरबीसी को रप्चर करेगा, आरबीसी के अंदर मल्टीप्लाई होगा। फिर जब आरबीसी फटे, आरबीसी रप्चर होगा तो ये हमारे पास निकलते हैं ब्लड स्ट्रीम में और फिर दूसरे आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं। ये जो साइकिल है प्रोसेस का, इसको 48 आवर्स लगते हैं। आरबीसी का जो सारा साइकिल है, वाइवेक्स ओवेल मलेरिया में 48 आवर्स लगते हैं और फेल्सीपेरम में वाइवेक्स ओवेल फेल्सीपेरम वाइवेक्स ओवेल में 48 आवर्स लगते हैं और मलेरिया में 72 आवर्स लगते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 48 आवर्स लगते हैं और मलेरिया में, प्लाज्मोडियम मलेरिया में 72 आवर्स। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब ये साइकिल होगा, आरबीसी रप्चर होगा तो पेशेंट को फीवर स्पाइक आएगी। और उस फीवर को हम लोग एक नाम दे देते हैं कि ये फीवर है। ट्रीटमेंट सिम्टम्स देख सकते हैं पहले। सिम्टम्स में क्या है, पेशेंट आएगा फीवर के साथ। वाइवेक्स और ओवेल के केस में जो है फीवर है, फेल्सीपेरम में जो है वो फीवर का कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन कहते हैं कि आफ्टर 48 आवर्स फीवर आता है। फीवर है और उसके साथ नोजिया, वॉमिटिंग, शिवरिंग के साथ, बिल्कुल शिवरिंग के साथ, शिवरिंग के साथ, विद फीवर विद वोमिटिंग, ठीक है ना, तीन चीजें। और इसके अलावा और वाइवेक्स और ओवेल का जो है वो 72 आवर्स के बाद आएगा तो इसको हम कहते हैं 48 आवर्स के, सॉरी मैं कंफ्यूज कर रही हूँ, 48 आवर्स के बाद आएगा, इसको हम कहते हैं बिनाइन टर्शियन फीवर, इसको हम एक नाम दिया है। और मलेरिया में 72 आवर्स के बाद आता है तो इसको हम लोग कहते हैं कॉटन फीवर। अच्छा, मलेरिया जो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ भी एसोसिएटेड है। और इसके बाद इसकी लैब टेस्ट, ये फीवर की इंपॉर्टेंट है, फीवर विद राइगस एंड चिल्स। अच्छा, इसके अंदर हेपेटोस्पियोमेगाली और जॉन्डिस भी मिल सकता है और हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और एनीमिया तो मिलेगा ही मिलेगा। कॉम्प्लिकेशंस इसके हैं कि एनीमिया हो जाए, आरबीसी रप्चर हो रहे हैं तो एज भी लेस देन 5 हो जाए। अच्छा, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, वो यूरिन में ब्लीडिंग के साथ आएगा, ब्लैक वाटर फीवर करता है। फेल्सीपेरम जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होकर दो चीजों के साथ आता है, सेरिब्रल मलेरिया और ब्लैक वाटर फीवर। सेरिब्रल मलेरिया जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ की इन एडल्ट्स। ये किस तरह आता है, कन्वर्जन्स के साथ, फिट्स के साथ और कॉमा और डेथ कराता है। और ब्लैक वाटर फीवर जो है ना वो इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस की वजह से आता है, तो हमारे पास डार्क कलर का यूरिन पास करता हुआ पेशेंट आएगा जिसको हीमोग्लोबिन यूरिया कहेंगे क्योंकि हीमोग्लोबिन यूरिन में एक्सक्रीट हो रहा होगा। अच्छा, ये है इसके लैब, एक एमपीआईसीटी कराते हैं हम लोग और एक मलेरिया पैरासाइट कराते हैं जिसके थिक और थिन ब्लड फिल्म स्टेज पे पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा होंगे। सॉरी, मतलब कौन से स्टेज होता है ना, आपको पूरा साइड, अच्छा साइकिल कि नॉट स्टेज पे अगर करवाएंगे तो पॉजिटिव आ रहा है, बिल्कुल हमारे पास आता भी है रिपोर्ट में सीबीसी। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट जो है वो है एंटी मलेरियल देते हैं हम लोग। वाइवेक्स, ओवेल और मलेरिया की ट्रीटमेंट अलग है, फेल्सीपेरम की अलग है। फेल्सीपेरम में हम लोग आर्टम देते हैं जो हम लोग दे रहे होते हैं, आर्टिमिथा प्लस निमीपेंटिनिन, वो 3 डेज तक देते हैं हम लोग। बीडी देते हैं, ये आवर्स के अंदर 4 टैबलेट्स देते हैं, 0, 8, 24, 36 और 48 और 60 आवर्स पे। उसके अलावा हम एक अदर ऑप्शन है क्यूनिन दे सकते हैं, क्यूनिन की, हाँ और वाइवेक्स, ओवेल और मलेरिया की ट्रीटमेंट जो बुक लिखती है वो कहती है कि क्लोरोक्विन दें और प्लस प्राइमाक्विन का कोर्स जरूर करा दें क्योंकि वाइवेक्स और ओवेल के अंदर हिप्नोजॉइड्स बनते हैं लिवर के अंदर, तो ये प्राइमाक्विन उनको जाके डिस्ट्रॉय कर देगा ताकि रिलैप्सिंग इन्फेक्शन ना हो।
इसके बाद है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया अगेन एक वायरल इन्फेक्शन है, ये भी मच्छर के काटने की वजह से होता है। हाँ, इसका मॉस्किटो जो है वो सेम है एज दैट ऑफ डेंगी, जो कि है प्लाज्मोडियम, सॉरी, जो है एडीज एजिप्टी या एडीज जीनस भी कहते हैं इसको, दूसरा नाम। अच्छा, ग्लोबल स्प्रेड, ग्लोबली हमारे पास ये स्प्रेड हो रहा है और इसकी स्प्रेड मोस्ट कॉमन कॉज इंटरनेशनल ट्रेवल है। डब्ल्यूएचओ ने जो रिकमेंडेशन दिया उसमें भी एक उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल ट्रेवल की अगर हिस्ट्री होगी तो ये ज्यादा प्रोबेबल है इसके डायग्नोसिस में। अच्छा, ये क्या है, ये एक अल्फा वायरस है जो कि प्रोगाविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है और ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है। ठीक है, ये मच्छर के काटने की वजह से होता है, हमने बता दिया। इसकी मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या है, ये प्रेजेंट करता है हमारे पास सेम एज दैट ऑफ डेंगू, फीवर के साथ, फीवर विद राइगर्स एंड चिल्स। इसका फीवर जो है वो हाई ग्रेड फीवर होता है, 102 से 105 तक जा सकता है, इतना हाई ग्रेड फीवर होगा। फीवर है, हेडेक है, मोस्ट कॉमन जॉइंट पेन है, इसकी रैश है, रैश है, बिल्कुल रैश है इसके अंदर। अच्छा, इसका जो आर्थ्रेल्जिया, जॉइंट्स कौन से इन्वॉल्व करेगा, आर्थ्रेल्जिया में स्मॉल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करेगा, लार्ज जॉइंट्स को इन्वॉल्व नहीं करता है। हैंड्स के, रिस्ट के और एंकल्स के स्मॉल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करेगा। अच्छा, ये पेन जो होगा वो मॉर्निंग में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू, और फिर जो पेशेंट कहता है जब मैं सुबह उठता हूँ तो दर्द होता है और जैसे जैसे दिन का काम करता हूँ तो कम होता चला जाता है। रैश जो है इसका मैक्यूलोपेपुलर सा रैश मिलेगा हमें, पाम और सोल्स पे भी हो सकता है रैश, जिस तरह डेंगू का था वो पाम और सोल्स पे नहीं था, ये पाम और सोल्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है। रैश है इसकी, हेडेक है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम, वॉमिटिंग, डायरिया। तो भी टेस्ट है। हाँ बिल्कुल, इसके 3 टेस्ट हैं। एक वायरल कल्चर है जो फर्स्ट 3 डेज के अंदर वायरीमिया के अंदर हम कराते हैं। पीसीआर टेस्ट है इसका, और इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है या जो कंफर्म करने का टेस्ट है वो है इसका सीरोलॉजी, आईजीएम और आईजीजी। आईजीएम को जो पॉजिटिव आने में ना 5 टू 7 डेज लगते हैं, तो वायरीमिया के 7 डेज के बाद अगर हम टेस्ट कराएंगे तो पॉजिटिव आएगा, और ये 3 टू 6 मंथ्स तक पॉजिटिव ही रहता है ब्लड में। आईजीजी जो है वो 10 डेज के बाद पॉजिटिव आएगा। डेंगू से एक्सक्लूड कैसे करेंगे? हाँ सर, और डेंगू क्यों से करेंगे? एक्सक्लूड क्यों करना है? तो एक तो अभी एपिडेमिक है ना, सारे पेशेंट भी आ रहे हैं दुनिया में, हमें एक्सक्लूड करना है तो क्यों करना है? सर, तो इसमें हम लोग डेंगू में है, जैसे हम लोग एनसेफ वगैरह मना होते हैं, जी हाँ तो हम लोग ठीक है ना। उसमें तो दे तो सकते अगर हैं सपोज हाँ इसमें दे हमारे पास तो अभी सहूलत है लैब की ना, कि हम लैब करवा सकते हैं। अगर सपोज आपके पास सहूलत नहीं है या पेशेंट रिपोर्टिंग नहीं है तो एटलीस्ट 5 टू 7 डेज उसको सिंपल पेनाडोल पे रखें आप, एनसेड ना दे, ठीक है ना। इसलिए कि उसमें चांसेस है खुदा ना खासा प्लेटलेट लो हुए तो वो ब्लीडिंग में जाता है। ब्लीडिंग में जा सकते तो इसमें सर हम एक अर्जेंट सीबीसी करा के हम देख सकते हैं, एक अर्जेंट सीबीसी हम करा लें, प्लेटलेट्स का थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाए तो हम पेशेंट को स्टार्टिंग में पता नहीं चलेगा ना, ये वो जो आपको देखिए डिप जो आता है ब्लीडिंग का डिप 5 डेज के बाद आता 5 है, डेज के बाद आता जब फीवर सबसाइड हो जाता है उसके बाद तो डिप आता है उसमें, कॉमन जो है डेंगू के कम होना शुरू होता है। तो जब पेशेंट ये फेब्राइल हो जाता है उसके बाद उससे प्लेटलेट्स लो होना शुरू होता है। तो हमारे पास कोई टेस्ट अवेलेबल है यहाँ पर उसका चिकनगुनिया का पाकिस्तान में? है। एंटीबॉडी टेस्ट है ना, आईजीएम आईजीजी। मतलब वो स्पेसिफिक आईजीआईएम स्पेसिफिक फॉर चिकनगुनिया हमारे पास जो पहले होता था और आउटसोर्स करते थे राहिल में, वो लोग करते थे, वो पहले सिर्फ आईजीएम करते थे, आई थिंक आईजीएम करते थे। जब हमने एक बार कहा तो मालूम किया तो आईजीएम दोनों करते हैं, अभी हम दोनों कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमने अपने डायग्नोस्टिक सेंटर्स में जहाँ जहाँ पे हमारा कमर्शियल काम हो रहा है वहाँ हमने फैसिलिटीज दी हुई है, तो दोनों देते हैं आईजीएम आईजीएम। हमें उसकी किट्स हमने मंगवाई हुई है, रैपिड टेस्ट डिवाइस में कट हुई है। इसकी प्रिवेंशन क्या है डॉक्टर साहब? प्रिवेंशन प्रिवेंशन इसकी एज अ वैक्सीन आ चुकी है, 2023 के नवंबर में आई थी ये वैक्सीन, तो अब हम वैक्सीन चिकनगुनिया वैक्सीन आ गई है, एफडीए अप्रूव्ड है ये वैक्सीन। पाकिस्तान में अवेलेबल है? आई डोंट थिंक सो, पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन इसकी एक वैक्सीन आ चुकी है। पहले वैक्सीन तो आगे वैसे क्या मतलब प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए? मच्छर से बचाएं, इंसेक्टिसाइड है, स्प्रे। ये अगर वो इन्फेक्शन इन्फेक्टेड हो जाता है तो फिर क्या करें? घर में एक पेशेंट इन्फेक्टेड है तो क्या करें?
आइसोलेशन उसको आइसोलेशन करें, उसको आइसोलेट कर दें। अब ये बताइए कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? पेशेंट है कि इन्फेक्टेड है, वो कितने अरसे तक लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है? 3 to 5 days आई थिंक। 3 to 5 डेज। और की बात 3 days तो कंफर्म है मुझे, 5 मेरी प्रैक्टिस में ऐसा नहीं है, पहले जो 10 दिन दर्द हो जाता है डिपेंड करता है कि पेशेंट देखिए इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है ना बड़ा प्रोलॉन्ग है। हाँ सर 3 days तो हैं, ये अगर एक कंफर्म दफा है काट लिया जरूरी नहीं कि 3-4 दिन में आ जाएगा, 2 दिन तक आ सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। इसीलिए फैल रहा है ना, ये बहुत फैल रहा है। अच्छा, ये बेसिकली सर फ्रेश वाटर मच्छर होता है। हाँ मतलब वो कैंसर है, लेकिन अब चीजें चेंज हो रही है, ऐसा नहीं है। फ्रेश वाटर की मतलब जो फ्रेश वाटर इसलिए कहते हैं कि उसको आप ढांक के रखें, हाँ, घर के अंदर cover जो भी करके। आपके जो भी जो है ना सामान जो है उसको पानी जहाँ कंटेनर वगैरह हो उसको ढांक के रखें। आपने आइसोलेट क्यों करेंगे? तो मॉस्किटो बाइट है ना, उससे वो थोड़ी कि भाई तो अगर वो मॉस्किटो कोई काटेगा उसको तो पॉजिटिव हो जाएगा ना मॉस्किटो। पॉजिटिव हो गया तो मॉस्किटो को आइसोलेट नहीं करेंगे, दूसरे को थोड़ी लगाएगा। आप नहीं समझे, मतलब आइसोलेट इसलिए कहते हैं या तो मच्छर से हिफाजत करवाए ना उसकी। अगर मच्छर से नहीं हिफाजत करवाएंगे, मच्छर अगर घर पे होंगे, ठीक है ना, उसको अगर एक कमरे में उसको तो हो गया नहीं, उसको मच्छर वो आपकी बात काट के सही है, किसी और ये को कंटेंजियस नहीं है ये। लेकिन अगर मच्छर उसको काटेगा तो मच्छर पॉजिटिव हो जाएगा ना। मच्छर पॉजिटिव होगा तो वो कहीं भी जाएगा, वो सबको जहाँ काटेगा उसको पॉजिटिव कर देगा, उसको उसको चिकनगुनिया मुझे हो गया, मैं आइसोलेट हो गया, अब मुझे तो काटे चला गया मच्छर। अब तो अगले जो मेरे घर वालों को काटेगा तो मच्छर आके ही वो तो होगा ना। लेकिन नहीं, या तो आप ये एक जगह जो डेंगू फीवर होता है एक ही चीज है, ये प्रिवेंशन है। तो आपको मॉस्किटो से बाइट से बचाना है उसको पीछे। मतलब ये ऐसा तो नहीं है ना कि ड्रॉपलेट कंटेजियस नहीं है, ना ड्रॉपलेट है, ना ये वो ना आपका कोई तौलिया ना कॉन्टेक्ट है, कुछ भी ऐसा चीज नहीं है। रूटीन में वो चलेगा, लेकिन सिर्फ उसको मॉस्किटो से बचाना है, ठीक है ना। स्प्रे करें, स्प्रे ये एटमॉस्फेयर में फैला हुआ है, ये एटमॉस्फेयर में फैला हुआ है, घर के अंदर, घर के बाहर भी आ जाए। नेट का स्प्रे पीरियोडिक स्प्रे करते रहें। अच्छा लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया। हाँ, बहुत हाई ग्रेड फीवर में यूटीआई भी आएगा, ठीक है ना, मतलब मैंने बताना इनको भूल गया मैं। नहीं मैं कह रहा हूँ हाई ग्रेड यूटीआई भी आ सकता है, यूटीआई भी हो सकता है, ठीक है ना। उसमें भी चिमने के साथ प्रेजेंट कर सकता है, जी शिवलिंग के साथ नमूनिया भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको भी रूल आउट हम इसको करें, एक्सक्लूड करें, पेशेंट की हिस्ट्री ले लें उसकी। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, बहुत thoroughly अच्छा डिटेल देता है। आप भी कोई क्वेश्चन आपके ध्यान में आ रहा है? इसकी अच्छी प्रिपरेशन की है और इसमें अब जितने भी नेक्स्ट हमारे आर्टिकल्स आएंगे डॉक्टर अगर मेरे को टास्क देते रहेंगे तो कोशिश करेंगे सब इसी तरह से होगा। और हम ये चाहेंगे कि नेक्स्ट हमारा जो प्रेजेंटेशन हो हम ये चाहेंगे कि आपने जो आज का जो आपकी प्रेजेंटेशन थी बहुत अच्छी थी और आपने इसमें काफ़ी मेहनत की है। और डॉक्टर अजहर जब आपको अब नेक्स्ट आरएमओ को जो भी टास्क देंगे उसमें कोशिश करेंगे 15 दिन पहले आप प्रिपेयर कर लें। और हमारी कोशिश ये होगी कि अब ये हमारा प्रोग्राम है, हम ऊपर जो है जहाँ पे हमारा कैफेटेरिया है वहाँ पे चूँकि हमारा अरेंजमेंट है साउंड का सब चीज़ होगा, वहाँ हम ये करें ताकि हम एक अजीली भी खड़े भी हो सकें। और वही हम 20 से 25 मिनट का वक्फा देंगे ताकि जो है उसमें हम इसको मज़ीद करें। आप जहन में जो भी सवाल हो, सवाल आप कोशिश के दौरान पूछ लिया करें, क्योंकि हमारी सीमी का मतलब ये है कि हर कोई इन्वॉल्व हो, ठीक है। हमारा कोई मिसाल के तौर पर डॉक्टर अतिया हैं, अब आप इस तरह के पेशेंट यहाँ देख रही हैं, आप थोड़ी सब अपनी इन्वॉल्वमेंट है। जी मैं यहाँ पे पेशेंट देख रही हूँ, गायनी से रिलेटेड भी पेशेंट आते हैं जो हाई ग्रेड फीवर के साथ आते हैं, तो ये उसमें भी डिफ्रेंशिएट ही करना पड़ता है कि वो डेंगू है या चिकनगुनिया है या मतलब कोई मलेरिया है। कल भी मैंने एक पेशेंट डायग्नोस किया था, फिर डॉक्टर अजहर के पास भेजा था टेस्ट अर्जेंट टेस्ट करवा के, तो उसे शायद एडमिट करवाया उन्होंने। तो मतलब इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं मेरे तो पास। अगर कोई एक लेडी प्रेग्नेंट हो और उसको चिकनगुनिया हो जाता है या अगर वो डेंगू के साथ रिप्रेजेंट करता है तो उसके लिए कोई खास हम लोग को कोई प्रिवेंशन करनी पड़ती है या खास हमको कोई इनको देखना पड़ता है कि
क्योंकि ये प्रेग्नेंट भी है और अगर डेंगू हो जाता है नहीं ट्रीटमेंट तो ना treatment फिर तो खास कोई नहीं खास होती। कोई सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं, हम पैराडोल ही एडवाइस करते हैं, बाकी रेस्ट है और हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन इसके अलावा और कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। आजकल तो ज्यादातर जॉइंट पेन के साथ फीवर विद जॉइंट पेन के साथ ही आते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपके पास 2 पेशेंट थे जो चिकनगुनिया में डायलिसिस पे जी जी डायलिसिस में पेशेंट तो थोड़ा ब्रीफ कर दें, आपका अभी क्या ट्रीटमेंट हुई? सेम उसको हमने पैराडोल पे ही रखा, उसके बाद वो सेटल नहीं हो पाया तो उन्होंने फिर SIUT भेज दिया। अनफॉर्चुनेटली वो सेप्टिसीमिया में चला गया, तो सर्वाइव नहीं कर सका वो पेशेंट। ट्रीटमेंट से survive हो जी गया। जी सर्वाइव नहीं कर सका। अच्छा, उसका कॉज कुछ और था। असल में बात ये है उसको डॉक्टर पहले साहब, GIT हुआ था, गैस्ट्रो हुआ था, यही Gastroenterology। असल में जो डॉक्टर साहब ने जो 2 पेशेंट देखे थे, क्योंकि इस तरह के पेशेंट जो होते हैं वो ऑलरेडी एनीमिक होते हैं और वो एरिथ्रोपोएटिन पे भी होते हैं और जिस दौरान वो हेपरिन पे भी चल रहे होते हैं, तो उनके प्लेटलेट्स बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो एक चीज़ तो ये होती है कि इनको हम डायलिसिस करके हेपरिन फ्री करके चलाएं, लेकिन बाज़ औक़ात क्योंकि कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, फिर उसको टर्शियरी केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं है, हमारे कुछ पेशेंट जो हैं 2-3 पेशेंट सादिक वगैरह वो चिकनगुनिया से वो हो गए हैं वापस, वो मतलब बिल्कुल सही ट्रीटमेंट हो गए हैं, लेकिन जब इस तरह की कॉम्प्लिकेशन होती है तो डॉक्टर साहब फिर वो टर्शियरी केयर देते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, तो बस आज हम अब इसको वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट टाइम से जो इंशाल्लाह ताला हम लोग ऊपर बात करेंगे और 15 दिन के बाद आपको एक डेट दीजिएगा। ठीक है जी।